अब शेष रह गया है नतीजों को आने में, पहला रुझान आने में। उपचुनाव की जो काउंटिंग है 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सुरक्षा में केंद्रीय और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी शुरू हो चुकी है और लगातार तमाम सख्ती बरती गई है इसको लेकर। मतगणना का वक्त बस अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी और पहला रुझान अब से आधे घंटे के बाद आपके सामने होगा। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का खूब दौर चला। सपा ने बीजेपी और बीजेपी ने सपा पर धांधली जमकर लगाई। हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश में अगर इन उपचुनावों की बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस इस वक्त मैदान से बाहर है। इन दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सूरमा मैदान में है और जीत किसको मिल पाती है, कौन जीत का सेहरा पहन पाता है, जनता राज तिलक किसको कर पाती है, यह देखना आज बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 8 बजे से जो नतीजे हैं, जो रुझान है, वो आने शुरू हो जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच इस बीच मतगणना होगी और लगातार भारत समाचार उपचुनाव के नतीजों से जुड़ा तमाम हर छोटा बड़ा अपडेट आपको आज दिखाएगा। हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है। तमाम अर्धसैनिक बलों को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन बेहद कड़ाई के साथ किया जा रहा है और आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी शुरू होगी। अर्धसैनिक बल, पुलिस और पीएसी को भी डिप्लॉय कर दिया गया है इन तीनों सीटों के लिए। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं डिंपल यादव, जिन्होंने जमकर रैलियां की, जमकर प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य हैं। और ज्यादा अपडेट इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। रामपुर से हमारे साथ ओमपाल जुड़ चुके हैं और मुजफ्फरनगर, जहां की खतौली सीट है, जहां पर यह चुनाव हुआ, वहां से हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं ओमपाल से। ओमपाल, ये बताइए कि अब बेहद कम वक्त रह गया है, महज आधे घंटे का समय रह गया है, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके पास दर्शकों के लिए? ओमपाल, देखिए, दर्शकों के मन में चल रहा है कि आजम खान की साख और सीट बचेगी और क्या जो योगी आदित्यनाथ ने आकाश हनी सक्सेना पर दूसरी बार दांव खेला, क्योंकि एक बार और चुनाव मैदान में उतारा था, क्या वो अपनी पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की साख बचा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का, और तो जो वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, अब वो आज परिणाम की आस लगाए बैठे हैं और यहाँ पर आज आजम खान का पूरा राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा हुआ है। अगर ये सीट उनके आसिम राजा जीत लेंगे, तब आजम खान जो हीरो से जीरो पर आ गए हैं, तब उन्हें ऑक्सीजन राजनीतिक तौर पर मिल जाएगी और ये सीट समाजवादी पार्टी के आसिम राजा नहीं निकाल पाएंगे। तो कल एक बयान जिस तरीके से आजम राजा का आया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। उस बयान में उनका कहना है, साफ तौर से आरोप है कि धांधली जमकर हुई और अगर वो जीत हासिल नहीं कर पाते तो वो चुनावी मैदान छोड़ देंगे, वो अपना जो पूरा करियर है वो छोड़ देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। और जिस तरीके से अभी नतीजे आए नहीं, उससे पहले मैदान छोड़ने वाली बात एक तरह से हो गई, घुटने टेक दिए। देखिए, सियासत में बहुत कुछ होता है और बहुत बयान होते हैं, लेकिन उनके मायने वक्त बताता है। ये तो चुनाव जब हो रहा था तभी कह रहे थे कि हम ये अपना नामांकन वापस ले लेते, हम लड़ते ही नहीं है, ऐसा होगा। पुलिस पर आरोप, चाहे तंजीन फातिमा जी हो, अब्दुल्ला आजम हो, आजम खान हो, इनके पूरे परिवार से बहुत बार चुनाव हुए हैं। मैं पिछले 22 वर्षों से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, जब इनके पक्ष में जाते हैं तो ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते, जब इनके नतीजे इनके पक्ष में आ जाते हैं तो खामोश हो जाते हैं। हालांकि जब नहीं आते हैं तब आग बबूला होते हैं। लेकिन धांधली को लेकर के, तमाम सारी चीजों को लेकर उन्होंने शिकायत करने का भी मन बनाया। कल आयोग से भी शिकायत की है और तमाम सारी तस्वीरों को भी भेजा है और उन्होंने कहा है कि रामपुर में हमारे लोगों के वोट नहीं पड़ने दिए, हमारे लोगों को पीटा गया, हमारे लोगों को मारा गया और इस वजह से ही तमाम सारी चीजों को वो कह रहे हैं।
और अब इन सब चीजों में अगर कुछ दम है तो क्या जांच होगी? बिल्कुल, और जब अगर कोर्ट में जाएंगे, नतीजे कोर्ट से उनको समाजवादी रिलीफ पार्टी के अपेक्षित आते हैं, तमाम चीजें उसके हक में आती है, तो देखिए ये जो एक प्रयोग रहेगा वो बेहद सफल माना जाएगा। आगे भी ओमपाल आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ सचिन भी जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से, जहां पर उपचुनाव हुआ था, वहां पर आज वोटिंग, वहां पर मतगणना होनी है और सचिन से अपडेट लेंगे। सचिन, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि वक्त बेहद कम रह गया है पहला रुझान आने में। सचिन, देखिए स्वाति, आपको बता दूं तकरीबन अब से आधा घंटा बाद जो मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी स्थल जो मतदान केंद्र थे उनके आसपास ही ये बनाया गया है स्टॉक रूम, जहां से अब से आधे घंटे बाद जो गिनती है वो शुरू हो जाएंगी और तकरीबन 27 राउंड तक ये मुजफ्फरनगर के खतौली उपचुनाव की वोट राउंडिंग चलेगी, जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार खतौली में नलका या फिर बीजेपी कौन जीत पाती है। तो इस बात से साफ स्पष्ट है कि दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक और प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन 12 बजे के बाद ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी खतौली में वहाँ की जनता ने किन किन मुद्दों को लेकर अपनी वोट दी है। इस खतौली उपचुनाव को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ उपचुनाव नहीं है बल्कि मान सम्मान की लड़ाई चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को ये सीट गंवानी पड़ी तो जाटलैंड इलाके में जो आरएलडी के अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनकी कहीं ना कहीं एक पैठ बड़ी मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी। अगर कहीं ना कहीं वो यहाँ से हार कर भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी वो अपनी स्थिति यहाँ मजबूत बनाने में दिख रहे हैं। जी स्वाति, बिल्कुल, ये नतीजे प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके हैं दोनों ही पार्टी के लिए। खतौली की अगर बात की जाए तो ये जो पूरी सीट है, यहाँ के जो ऐसे समीकरण हैं 2024 के लिए एक नई पृष्ठभूमि तैयार करेंगे दोनों पार्टियों के लिए और लिटमस टेस्ट होगा, देखा जाए अगर एक तरह से। सचिन, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। मैनपुरी से हमारे साथ हमारे सहयोगी सिमाब नकवी भी जुड़ चुके हैं, सिमाब से अपडेट लेते हैं। सिमाब, चूंकि देखिए वक्त अब ज्यादा रह नहीं गया पहला रुझान आने में, क्या तस्वीरें हैं, कितनी सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए गए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए गए, कैसी सिक्योरिटी देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर है कि मैनपुरी हो या फिर जसवंत नगर, दो जगह पर जो है वो यहाँ की मतगणना होगी। एक तो मैनपुरी में होगी और दूसरी इटावा में होगी। तो दो जगह मैनपुरी का जो चुनाव हो रहा है उसकी मतगणना दो जगह पर होनी है। इटावा में जसवंत नगर सीट की जो चीज़ें हैं, उनका जो मतदान हुआ है उसकी मतगणना होगी। बाकी जो 4 सीटें और हैं उनकी मतगणना जो है वो वहाँ मैनपुरी में होगी। इसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। काफ़ी दिन तक चुनाव को लेकर भी तमाम बातें हुई, तमाम चीज़ें हुई। कई बार चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने शिकायत भी की, पत्र भी लिखा। तो जाहिर है कि एक ये मैसेज देने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है, उन समाजवादी पार्टी के नेताओं के आरोपों पर वो ये कहना है कि शायद समाजवादी पार्टी का चुनाव ठीक नहीं है, चुनाव ये जीत नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड है, इसलिए शायद जो है वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल इटावा और जो है वो मैनपुरी दोनों जगहों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। सभी नेताओं को पहले रुझान आने का इंतजार है। अभी हालांकि हम देखिए सैफई मौजूद हैं, अखिलेश यादव के आवास पे मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी यहाँ पर जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है। अब जब रुझान आने शुरू होंगे तो यही अखिलेश यादव का आवास होगा और यहाँ पर अगर इनके पक्ष में नतीजे आते हैं तो जाहिर है कि भीड़ भाड़ नजर आएगी। शिवपाल यादव भी यहीं पर मौजूद हैं और साथ ही साथ डिम्पल यादव और जो अन्य नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल चारों तरफ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता हों, तमाम के लोगों के जो घरों पर अभी फिलहाल कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले समय में जब रुझान आएंगे तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि पाला जो है वो किसके पक्ष में है और गेंद किसके पक्ष में है, तब यहाँ पर जो है वो हलचलों का दौर शुरू होगा। दोनों तरफ से सीमा, दिलचस्प बात ये रही कि दोनों तरफ से शब्दों के बाढ़ चले, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, दोनों ही तरफ के नेताओं ने पूरा कैंप कर दिया। बीजेपी की तरफ से पूरी कैबिनेट मंत्रियों की फौज उतार दी गई इस चुनाव में। वहीं लगातार अखिलेश यादव भी डेरा डाले रहे, शिवपाल यादव भी इस प्रेम में नजर आए।
और एक्स फैक्टर साबित होंगे अगर ये जो देखिए, जीत होती जाहिर है है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष पार्टी में के जाएगी। लिए मैनपुरी की सीट जो है वो एक बहुत बड़ी बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती के रूप में जो है वो देखी जा रही थी समाजवादी पार्टी की जो ये सीट थी, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और ये माना जा रहा था कि जो ये सीट है वो जो है वो समाजवादियों का गढ़ है। आजमगढ़ और रामपुर पहले समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल चुकी है, तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या जो समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हैं वो ये नहीं चाहते थे कि मैनपुरी भी उनके हाथों से स्लिप हो जाए। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे, दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और साथ में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मंत्री, कार्यकर्ता और संगठन के लोग, उन लोगों ने भी जम के मेहनत किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने भी इस बार जी जान से मेहनत किया और गली गली जाकर चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव ने कम लोगों के बीच में सभाएं की, शिवपाल यादव ने सभाएं की, रोड शो किए गए। तो जाहिर है कि इस बार का जो मैनपुरी का चुनाव था वो दिलचस्प था कहीं ना कहीं, और इसमें दोनों दलों ने भरसक मेहनत की है। यानी कि दोनों दल ये चाहते थे कि ये सीट उनके हाथ लगे। बहरहाल कुछ देर बाद जो है जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो लोगों के किस्मत का फैसला होगा मैनपुरी से कि रघुराज शाक्य को यहाँ बढ़त मिलती है या फिर डिम्पल यादव यहाँ से जीत हासिल करेंगे। वैसे वैसे जो हलचलें हैं वो भी सीमा अब तेज होने लगी होंगी तमाम सियासी दलों की। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। विरासत और सियासत की लड़ाई में किसके हक में ये फैसला जनता ने दिया है, किसका राज तिलक जनता करेगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जगहों से भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण का एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। प्रवीण, आपके पास क्या जानकारी है? वक्त बेहद कम, पहला रुझान आने में क्या कुछ समीकरण है इस बार के? स्वाति, 30 मिनट का समय शेष रह गया है। चुनावी रण का परिणाम आना प्रारंभ हो जाएगा और इस समय हम मौजूद हैं नमीन मंडी स्थल पर, जहां पर 4 विधानसभा जो मैनपुरी जिले की लगती हैं, इसका मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। यहां पर ठीक गेट पे आप देखेंगे तो पुलिस स्तर पर बहुत ही चकाचौंध व्यवस्था कर रखी है। यहां पर देखेंगे कि बिना जो कार्ड, इनका जो पास दिया गया उसके बगैर आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पूरे शहर को इस तरीके से नाकाबंदी के कहें शब्द तो कर रखा है कि कोई भी किसी प्रकार की हलचल नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ मैनपुरी 4 विधानसभा की बात करते हैं तो 1756 मतदेय स्थल थे, जिसमें मैनपुरी सीट पर 30 राउंड की मतगणना होगी और भोगांव की 33, उसके बाद किसनी और करहल लास्ट 34 राउंड तक की मतगणना होगी। और एक अलग सा उत्साह है। आप देखेंगे कि हालांकि मैदान में 6 प्रत्याशी थे, जो मुख्य लड़ाई थी वो दो लोगों की थी, सपा और भाजपा। एक तरफ सपा लगातार अजय के लिए शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते थे, वो क्या बचा पाए, क्योंकि मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी की सीट जो थी वो रिक्त हुई थी। लेकिन विरासत के रूप में जो बागडोर संभाली है वो बहू ने। दूसरी ओर जहां मुलायम के से गुर सीख कर प्रत्याशी भाजपा ने उतारा है, क्या वो सेंधमारी कर पाएगा? इसका परिणाम कुछ घंटे का समय शेष रह गया, देखने को मिल जाएगा। मामला बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि भाजपा ने पुरजोर कोशिश की है, मुख्यमंत्री से लेके डिप्टी सीएम प्रवास भी किया और 14 कार्यक्रम उन्होंने किए। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी 2 किए हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने 71 नुक्कड़ जनसभाएं सहित जो तूफानी चुनावी प्रचार किया था, वो कहीं ना कहीं असर दिखता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तूफानी प्रचार का कितना असर इन राजनीतिक दलों को मिल पाता है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी को इस प्रचार का कितना लाभ मिल पाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। और हमारे साथ लगातार और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, सबसे अपडेट लेंगे। सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए, ओमपाल हमारे साथ जुड़े हुए। ओमपाल, आपके पास क्या अपडेट, आपके वहां पर कितनी हलचल इस वक्त? देखिए, सुबह सुबह जिन पॉइंटों पे पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को लगाया गया है, वो वहां पहुंच गए हैं और ड्यूटी पॉइंट चेक करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक हैं, वो सुबह से ही जगह जगह जाकर के तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और थोड़ी देर में
रामपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी वहां पर पहुंचेंगे ताकि जो जो उसकी कार्यवाही है आज मतगणना की वो शुरू कर सकें। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि अब थोड़ा सा वक्त बचा है। जो लड़ने वाले हैं वो और जो लड़ाने वाले वो सब इंतजार कर रहे हैं कि जो पहला राउंड आएगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद में राउंड आएंगे। यहाँ पर जो राउंड है वो दोपहर 2 बजे तक खत्म हो जाएंगे। 24-25 राउंड की यहाँ पर मतगणना होनी है। कल हमारे रामपुर के जिलाधिकारी ने हमको बताया था कि 2 बजे तक नतीजे आ जाएंगे। हर किसी को यही उम्मीद है कि यहाँ पर क्योंकि सियासत और सत्ता किसी की हमेशा रही नहीं है। पहले हुकूमत राजाओं की होती थी, वो भी खत्म हो गई। अब हुकूमत जो जनता की अदालत से फैसले होते हैं उनकी भी बनती बिगड़ती रहती है। यानी कि ये जो नतीजे हैं ये तय कर देंगे कि आजम का जो भविष्य है सियासी ये क्या होगा। 40 दशकों की जो उनकी राजनीति थी, रामपुर की राजनीति से आजम का तिलिस्म है वो टूटेगा या फिर बरकरार रहेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है। और वो भी उनके सामने वो प्रत्याशी खड़ा हुआ है जिनकी वजह से वो 26 महीने जेल में बंद रहे, उनकी राजनीति को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। आकाश हनी सक्सेना की अगर बात की जाए, ओमपाल, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा, क्योंकि कोई भी शख्स उत्तर प्रदेश में इतनी हिम्मत नहीं रखता जो आजम खान और उनके पूरे परिवार से लड़ाई लड़े। क्योंकि सियासत में कोई कुछ पल के लिए अपना होता है, नहीं तो पता नहीं वो कब बदल जाए। लेकिन एक नाम आकाश हनी सक्सेना, जिन्होंने अपनी पद प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार को दांव पर लगाकर कंटिन्यू लड़ाई लड़ते रहे। और इस लड़ाई में सरकार का साथ बहुत रहा, क्योंकि अगर लड़ाई में सरकार का साथ नहीं मिलता तो आज ये अंजाम तक नहीं पहुंचते। तो सरकार का साथ मिला, वो आजम की जमीन को खिसकाने में आकाश हनी सक्सेना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये भूमिका कितनी निर्णायक साबित होगी आज ये पता चल जाएगा। सिमाब और प्रवीण हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक बार मैं सिमाब का रुख कर लेती हूँ। सिमाब, देखिए जो मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है।